नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि शारदा यहाँ पर अब देवराज गुलेरिया के कमरे में साफ सफाई कर रही थी, तभी अब वहाँ पर उसका पैर स्लिप हो जाता है और वहाँ पर वो गिर जाती है। जबकि वहाँ पर बाहर ही यश और पिंकी जो कि दोनों खेल रहे थे, जब उन्हें शारदा की आवाज़ सुनाई देती है तो वो अब जल्दी से उस कमरे की तरफ आते हैं। तो वो देखते हैं कि शारदा को चोट लगी थी। तब अब यहाँ पर यश पिंकी से कहता है कि वो राजलक्ष्मी चाची को जल्दी से यहाँ पर लेकर आ जाए, तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। इधर यश के कहे अनुसार पिंकी भी अब वहां पर राजलक्ष्मी को लेने के लिए वहां पर उनके कमरे के बाहर पहुंच जाती है और वहां जाकर अब वो राजलक्ष्मी से कहती है, चाची अच्छा हुआ आप मिल गई, जल्दी चलिए ना प्लीज, देखिए ना शारदा आंटी को चोट लगी हुई है। अब राजलक्ष्मी पिंकी की आवाज़ को सुनकर कहती है, ठीक है पिंकी मैं चलती हूँ, लेकिन पहले आप एक लंबी सांस लो क्योंकि आप कैसे हाफ रहे हो, और मुझे बताओ कि शारदा आंटी कहाँ पर है। अब उसकी इस बात पर पिंकी कहती है, हाँ चाची वो तो बड़े दादाजी के रूम में है, वो वहाँ पर साफ सफाई कर रही थी, अब जल्दी से चलिए। या पिंकी अब राजलक्ष्मी को लेकर जैसे ही उसका हाथ पकड़कर जाने लगती है, तभी अब राजलक्ष्मी कहती है, पिंकी बेटा रुको तो प्लीज, पहले मुझे अपना फर्स्ट एड बॉक्स तो लेने दीजिए, बस 2 मिनट मैं भी चलती हूँ। ये कहते हुए ही राजलक्ष्मी अब अपने रूम में जाकर अब अपने ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर पिंकी के साथ जाने लगते ही इधर कुछ ही देर के बाद जब वो दोनों टॉप फ्लोर पर वहां पर आ जाते हैं तो वो दोनों अब तेज कदमों से सीधा ही देवराज गुलेरिया के रूम की तरफ जाने लगती हैं। इधर कुछ ही देर के बाद जब दोनों उस रूम के अंदर आ जाती हैं तो वो देखते हैं कि शारदा को यश और एक स्टाफ ने पकड़ कर रखा हुआ था और वो बार बार अब अपनी जगह से उठ करके कहीं कहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब उन्हें कोई जाने ही नहीं दे रहा था क्योंकि शारदा जानती थी कि अब यहाँ पर ये सब ऐसे धीरे धीरे सब आ जाएंगे और ऐसे तो अब जो राज यहाँ पर इतने सालों से छिपा कर रखा गया था वो सबके सामने आ जाएगा। इसलिए शारदा यहाँ पर करण की बात को ध्यान में रखते हुए वो वहाँ से उठना चाहती थी, लेकिन अब क्योंकि उस स्टाफ ने और यश ने उसे अच्छे से बिठाया हुआ था वो उसे नहीं जाने दे रहे थे। अब तक वहाँ पर राजलक्ष्मी भी उनके पास आ जाती है। तो अब उनके पास आकर राजलक्ष्मी कहती है, थैंक गॉड आंटी आपको ज़्यादा चोट नहीं आई है, बस थोड़ी सी है, अब थोड़ी सी है, अभी आप अपना हाथ हटाइए, मैं आपके घाव साफ कर देती हूँ। इधर राजलक्ष्मी ने ये कहा ही था कि तभी शारदा कहती है, अरे अरे देखिए मैडम पहले यहाँ से चलते हैं। ये सुनते ही अब राजलक्ष्मी कहती है, ठीक है आंटी चलते हैं, लेकिन पहले आप मुझे फर्स्ट एड तो करने दीजिए ना। अब ये कहते हुए ही राजलक्ष्मी शारदा के सिर पर बैंडेज करने लगती है तो वहीं शारदा के पैरों पर अब वो स्प्रे लगा कर कहती है, हाँ बस हो गया आंटी, थोड़ी ही देर बाद अब आप चलने फिरने लगेंगी। यहाँ राजलक्ष्मी ने ये कहा ही था कि तभी अब राजलक्ष्मी के कानों में भी अब एक आवाज आती है, अब उसके कौन कौन है यहाँ पर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब इस आवाज को सुनते ही तो राजलक्ष्मी अब उस आवाज की दिशा में ही देखने लगती है। जैसे ही यहाँ पर अब राजलक्ष्मी उस साइड देखती है तो वहाँ पर शारदा अब डर जाती है कि कहीं कहीं अब सबको इस राज के बारे में पता ना चल जाए। इसलिए वो जल्दी से हड़बड़ाहट में राजलक्ष्मी से कहती है, क्या क्या अब चलिए हम यहाँ से चलते हैं। अब ये सुनते ही अब राजलक्ष्मी कहती है, हाँ शारदा आंटी जाएंगे, लेकिन ये आवाज़ किसकी है, मुझे अभी अभी कुछ आवाज़ सुनाई दी, बस यही देखना है कि आखिर ये आवाज़ किसकी है। और ये कहते हुए ही राजलक्ष्मी अब उसी दिशा की तरफ जाने लगती है। तो वहीं पिंकी अब इस आवाज़ को सुनकर कहती है, अब तो आपने भी सुना है ना, मैं झूठ नहीं कह रही थी, अब तो आपको मेरा बात पर यकीन हो गया है ना कि मैं उस दिन सच बोल रही थी ना कि झूठ। ये सारी ही बातें सुनकर अब शारदा कहती है, ये जरूर नीचे वाले कमरे से आवाज़ होगी क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, आप एक बार नीचे जाकर देखिए।
वो क्या है ना कि नीचे भी साफ सफाई हो रही है, शायद इसलिए ये आवाज़ नीचे से आती होगी। अब आप सभी यहाँ से चलिए, क्योंकि करण सर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर करण सर को यहाँ आने के बाद पता चला कि उनके मना करने के बाद भी हम सब यहाँ पर इस रूम में थे, तो वो इस बात से मुझसे नाराज हो जाएंगे। यहाँ पर शारदा अब करण का नाम लेकर सभी को वहाँ से बाहर चढ़ने के लिए कहती है, क्योंकि शारदा को भी अब लग गया था कि अगर सच में राजलक्ष्मी अबू शोर बढ़ गई तो अबू से सब कुछ पता चल जाएगा। तो वहीं राजलक्ष्मी अब शारदा की इस बात को सुनकर अब वो भी यही सोचती है कि हाँ, शायद शारदा आंटी सही कह रही है, और उनकी बात को मानते हुए वो भी वहाँ से बाहर आ जाती है। यहाँ पर राजलक्ष्मी भले ही बाहर आ गई थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी बहुत सी बातें ही चल रही थी। वो अभी भी यही सोच रही थी कि मुझे नहीं लगता है कि ये आवाज़ कहीं और से थी, क्योंकि ये आवाज़ तो मुझे इसी कमरे से थी, हो ना हो ये उसी कमरे की ही आवाज़ थी। मैं इस बात पर कैसे यकीन कर लूँ? लेकिन आखिर कौन हो सकता है वहाँ? कहीं आलिशा और पिंकी सही तो नहीं कह रहे थे, क्योंकि जब आलिशा यहाँ पर उस दिन गुलेरिया हाउस में आई थी तब आलिशा ने भी यही कहा था कि उस कमरे में कौन है, क्योंकि उसे बचपन में भी ये आवाज़ आई थी। और पिंकी के साथ भी तो यही हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों सही कह रही हों? लेकिन कौन हो सकता है यहाँ पर? अगर अनिका ठीक होती ना तो मैं ज़रूर इस बारे में एक बार अनिका से बात करती, मैं उससे कम से कम बात करने की कोशिश तो करती। लेकिन अब मैं इस राज को कैसे जानूं? जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। यहाँ राजलक्ष्मी अब अपने यही सोचते हुए अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। इधर लंदन में रेखा मूर्ति के महल में आज रेखा मौसी के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। रेखा मौसी को इस तरह से परेशान देखकर कोई भी समझ जाएगा कि सच में वो आज परेशान हैं। अब वो यहाँ पर परेशान सच में थी, इसलिए प्रिया उन्हें देखकर कहती है, क्या हुआ है बड़ी मौसी, आप ठीक तो है ना? आप इस तरह से परेशान क्यों नजर आ रही हैं? रिया की इस बात पर अब रेखा मूर्ति कहती है, रिया बेटा डैड कहाँ है? ये सुनते ही अब रिया कहती है, पता नहीं बड़ी मौसी, मैं भी बस उन्हें ही ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो तो मुझे कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। उन्होंने रात में मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे रूम में ही सोने के लिए आएंगे, बट वो तो वहाँ पर आए ही नहीं। रिया की इस बात पर अब रेखा मौसी कहती है, अच्छा ऐसी बात है, तुम रुको, मैं तुम्हारी नानी माँ से ही पूछती हूँ, शायद उन्हें आपके डैड के बारे में कुछ पता चला हो। आखिर अचानक से ये रोहित कहाँ जा सकता है? अब अपनी बड़ी मौसी की ये बात सुनते ही रिया कहती है, ओके बड़ी मौसी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ये कहने के बाद यहाँ पर रिया भी अब रेखा मूर्ति के साथ साथ वहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के रूम की तरफ जाने लगती हैं। इधर कुछ ही देर के बाद जब ये दोनों स्वाति मल्होत्रा के रूम के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, तो अब रिया यहाँ पर दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ देर के इंतजार के बाद जब यहाँ पर दरवाजा खुला तो सामने स्वाति मल्होत्रा को देखकर अब रेखा मौसी और रिया दोनों ही अब उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती हैं। इधर उन दोनों को सामने देखकर अब स्वाति मल्होत्रा भी उन्हें जवाब देती है, और अब वो कहती है, क्या बात है आप दोनों यहाँ पर सुबह सुबह? अब स्वाति की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, नानी माँ डैड कहाँ पर है? हम दोनों तो डैड को ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो हमें कहीं मिले ही नहीं। अब रिया की इस बात पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, आपने अपने डैड के रूम में देखा कि वो क्या अपने रूम में है? अब स्वाति की इस बात पर रिया अब अपने सिर पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, ओफो नानी माँ, मैंने तो उनको उनके रूम में तो देखा ही नहीं, मैं तो उन्हें वहाँ पर देखना भूल ही गई। मैं भी उन्हें उनके रूम में देखने के लिए जाती हूँ। यहाँ रेखा को अब इस तरह से परेशान देखकर अब स्वाति मल्होत्रा रेखा मूर्ति से कहती है, क्या हुआ है रेखा, सब ठीक तो है? अब ये सुनते ही रेखा कहती है, हाँ दीदी सब कुछ ठीक है, वो मुझे रोहित से कुछ बात करनी है। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या बात करनी है, उसे बताओ मुझे। ये सुनते ही अब रेखा मौसी कहती है, वो मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर डाउन होते ही जा रहे हैं। पता नहीं रात को ऐसा क्या हुआ है कि आज सुबह से ही सभी न्यूज़ चैनल पर उन मारवा हाउस के शेयर गिरते ही जा रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर ये कौन सा तूफान अब मारवा कंपनी पर आया है।
क्योंकि इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए सोच रही हूँ कि मैं एक बार रोहित से मिलकर इसके बारे में बात कर लूँ। अब रेखा की ये बात सुनते ही स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ करनी तो चाहिए। एक काम करो, तुम रोहित के लिए एक नया लैपटॉप और एक नया फ़ोन ले लेना। शायद हो सकता है उसे यहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इधर ये सुनते ही अब रेखा मौसी कहती है, हाँ लगता है आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये कहते हुए ही रेखा मौसी भी अब रोहित के रूम की तरफ जाने लगती है। अब तक यहाँ पर अनिका भी यहाँ पर पहुँच जाती है। अनिका अब अपने चॉपर को टेरेस पर लेकर आ जाती हैं और अब उसके आने के बाद अब अनिका अपने कदमों को अब सीधा ही अपने रूम की तरफ लेकर जाने लगती है। कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब अनिका अपने रूम के सामने आती है तो वो यहाँ पर देखती है कि वहाँ तो रेखा मौसी और रिया दोनों ही उनके रूम के बाहर खड़ी थी। सामने इधर अपनी मम्मा को देखकर अब रिया दौड़कर अनिका के पास आकर अब उसे एक वो जोर का हक कर लेती है और उसे साथ में गुड मॉर्निंग विश भी करती है। इधर वहीं अनिका भी अब रिया को हक करती है और उसे किस करते हुए कहती है, क्या बात है आज आप यहाँ पर, और वो भी इतनी सुबह। अब अनिका की इस बात पर रिया कहती है, मामा मैं तो रोज ही आपको यहीं पर ही मिलूंगी, मैं भला कहाँ जा सकती हूँ, लेकिन एक आप ही हो क्या जो हमेशा ही गायब हो जाती हो। कभी आप यहाँ पर दिखती हो तो कभी नहीं। रिया की इस बात पर अब अनिका कहती है, अच्छा ऐसी बात है क्या। अच्छा तो फिर वैसे मैं अब आपको याद दिला दूं कि आप मेरी मामा नहीं है रिया, मैं आपकी मामा हूँ। इसलिए चलो अब डैड के रूम को नॉक करते हैं। यानी का अब रूम को नॉक करने ही लगती है और साथ के साथ अब वो रेखा मौसी को भी बड़े ही ध्यान से देख रही थी, क्योंकि अनिका ने रेखा मौसी के चेहरे को देखकर ही भाप लिया था कि वो किसी न किसी बात को लेकर परेशान है, क्योंकि उनके चेहरे पर परेशानी साफ साफ समझ आ रही थी। और यहाँ पर उनके चेहरे को देखकर अब अनिका उनकी परेशानी को भी साफ साफ समझ गई थी और अब वो उनकी आंखों को इशारे में पूछती है, क्या हुआ है। इधर अब रेखा मौसी भी अनिका की आंखों को पढ़ते हुए उसे कहती है, बाद में बता दूंगी। यहाँ पर अब अनिका बार बार दरवाजे को नोक करने लगती है। तो इधर अब वो रेखा मौसी से कहती है, मौसी क्या मिस्टर मारवा अंदर नहीं है क्या, क्योंकि अब तक उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। इससे पहले अनिका की इस बात पर रेखा मूर्ति कोई भी जवाब देती अब रिया कहती है, ओफो मामा दरवाजा अंदर से बंद है, हो सकता है ना कि डैड शावर ले रहे होंगे। मामा इट्स अ कॉमन सेंस ना। अब रिया की ये बात सुनते ही अब अनिका रिया के कान को खींचते हुए कहती है, लगता है बड़ी मौसी और डैड ने खुद कुछ ज़्यादा ही तुम्हें सिर पर चढ़ा लिया है। एक बात बताओ रिया, आर्यन से मिलने जाना है क्या। अब अनिका की इस बात पर रिया कहती है, हाँ 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 मामा जाना तो है, मैं तो बहुत ही मिस कर रही हूँ अपने भाइयों को। अब ये सुनते ही रेखा मौसी कहती है तो कहाँ भेज रही हो। हाँ अब ये यहाँ पर आई है तो यहाँ रहने दो ना, अब इसे कहाँ भेजोगी। इस बात पर अब अनिका कहती है, वो आने वाले 2 महीनों में रिया के स्कूल के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, इसे कुछ तो पढ़ना ही चाहिए ना। इस बात पर अब रेखा मौसी कहती है, हाँ इसे पढ़ना तो चाहिए, वो तो यहाँ रहकर भी तो पढ़ सकती है, इसलिए अब इसे पढ़ने के लिए कहाँ भेजने वाली हो। जब एग्जाम आएंगे ना तो मैं हूँ ना इसके प्रिपरेशन कराने के लिए, मैं इसे लेकर खुद राजमहल चली जाऊंगी, वहां रहकर रिया अपने एग्जाम भी दे देगी और उसके बाद वो मेरे साथ फिर से वापस आ जाएगी। अब रेखा मूर्ति की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ देखते हैं मौसी। यहाँ पर ये तीनों ही अभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी अब दरवाजे के खुलने की आवाज आती है। जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने रोहित को देखकर रिया कहती है, ओफो डैड आप शावर लेने में सच में कितना टाइम लगाते हैं। पता है डैड मैं कब से आपको ढूंढ रही थी और कितनी देर से तो मैं यहाँ पर दरवाजे को नॉक कर रही थी, लेकिन आप हैं कि आपने दरवाजा ही नहीं खोला। इधर रोहित अब रिया की नाक को खींचते हुए कहता है, लेकिन आप मुझे ढूंढ क्यों रही थी रिया, जब आपको पता था कि मैं अपने कमरे में होऊंगा, आप तो डायरेक्ट मेरे रूम में भी तो आ सकती हैं। अब अपने डैड की इस बात पर रिया कहती है,
हाँ मैं कर तो सकती हूँ। यहाँ बनिका रूम के अंदर आ जाती है तो रोहित बनिका से कहता है तुम अभी शावर ले लो, मैं भी लंच लगवा देता हूँ। अब रोहित की ये बात सुनते ही अनिका कहती है थैंक यू मिस्टर मारवा, लंच के बाद मैं सोना पसंद करूँगी। अनिका की इस बात पर अब रोहित भी कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। यहाँ अनिका कबर्ड से अब अपने कपड़े निकाल कर शावर लेने के लिए चली जाती है तो वहीं अब रिया कहती है मैं नानी माँ को लेकर आती हूँ। इस बात पर अब रेखा मौसी कहती है ठीक है जाओ। रिया के जाने के बाद अब यहाँ पर रोहित रेखा मौसी से कहता है क्या हुआ है रेखा मौसी, सब ठीक तो है ना। इस बात पर अब रेखा मौसी दरवाजे को बंद करते हुए कहती है हाँ रोहित क्या तुम्हें पता है कि मारवा कंपनीज के साथ आज क्या हुआ है। अब रेखा मूर्ति के मुंह से ये सुनते ही रोहित कहता है आप शायद भूल गई हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे हर बात की खबर रहती है। इस बात पर अब रेखा मौसी कहती है अगर ऐसा है तो तुम इतना रिलैक्स कैसे हो क्योंकि वो कंपनी मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसे लेकर तुम इतना रिलैक्स तो नहीं लग सकते। अब ये सुनते ही अब रोहित कहता है कि आपने इंपीरियल ग्रुप में लाइनेंस से मैसेज किया है कि आप मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर परचेज करना चाहती हैं। ये सुनते ही अब रेखा मौसी कहती है हाँ वो मैं सोच रही थी कि मैं वो शेयर खरीद कर रिया के नाम पर उन्हें खरीद लूं और फिर मैं उन्हें रिया के नाम पर मैं वो मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर खरीद लूं और ये करने के लिए मुझे मिस्टर किंग की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैं मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज के 20% शेयर लेना चाहती हूँ। अब रेखा मूर्ति की ये बात सुनते ही रोहित कहता है कि मुझे सोचने का इसके लिए टाइम दीजिए। यहाँ अब तक अनिका भी यहाँ पर शावर लेकर वापस आ जाती है और अब वो रेखा और रोहित की को इस तरह से बात करते हुए देखकर अब कहती है क्या बातें कर रहे हो आप दोनों। अब अनिका की ये बात सुनते ही रेखा मौसी कहती है कि तुमने न्यूज़ नहीं देखी है शायद, क्योंकि मारवा ग्रुप अगर तुमने न्यूज़ देखी होती तो शायद तुम्हें भी पता चलता। अब अपनी मौसी की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है क्या हुआ है न्यूज़ में, क्या कुछ हुआ है क्या। अब अनिका की ये बात सुनकर अब रेखा मूर्ति कहती है हाँ हुआ नहीं बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर प्राइस लगातार गिरते ही जा रहे हैं और वो भी सुबह से ही। इस बात पर अब हैरान होकर अब अनिका रोहित की तरफ देखने लगती है तो इधर रोहित की आंखों में कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि अगर रोहित अभी भी अनिका को बिल्कुल ही शांत नजर आ रहा था। ये देखकर अब अनिका रोहित की को आंखों में अब कहती है ऑल गुड मिस्टर मारवा। इस बात पर अब रोहित अनिका को अपनी पलकों को हाँ में झपका देता है। इधर अनिका मिरर के पास जाकर अब रेडी होने लगती है। कुछ ही देर के बाद अब वो तीनों रूम से बाहर निकलकर अब हॉल की तरफ जाने लगते हैं। इधर यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर स्वाति मल्होत्रा और रिया पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे। जैसे ही वो तीनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो सभी अब अपने खाने को एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ अपना मील एंजॉय करते हुए रिया कहती है मामा आप दोबारा खाना कब बनाएंगी, आपको याद है ना जब हम पेरिस में थे तो आपने डैड के साथ मिलकर कुक किया था। सच में मम्मा बहुत ही टेस्टी फूड था वो, तो मुझे फिर से वैसा ही खाना खाना है। अब रिया के ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा को एक जोर का धक्का लगा, क्योंकि जिस खाने की यहाँ पर रिया बात कर रही थी वो अनिका ने नहीं बल्कि स्वाति मल्होत्रा और किंग ने दोनों ने मिलकर बनाया था। अब ये देखकर अब रेखा मौसी उन्हें पानी का गिलास देते हुए कहती है दीदी आप ठीक तो है ना, आराम से खाइए। अब रेखा की ये बात सुनते ही स्वाति मल्होत्रा अब हमें अपना सिर हिलाती है और अब वो उसके हाथ से पानी का गिलास लेती है और वो पानी पी लेती है। और अब वो अपने मन में सोचती है वो खाना तो खुद किंग ने और मैंने बनाया था, क्या अनिका और रोहित उस टेस्ट को बीट कर भी पाएंगे, क्योंकि सच में वो टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब था। मुझे तो पता भी नहीं कि कभी ये दोनों मिलकर ऐसा खाना बना भी पाएंगे या नहीं। इधर रिया की बात को सुनकर अब रोहित कहता है जरूर बेटा, लेकिन आज नहीं, हम फिर कभी बनाएंगे। अभी आप जाओ और जाकर अपनी स्टडी पर फोकस करो।
अपने डैड की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है ओके डैड, और यहाँ पर वो अब अपना लंच करने के बाद अब वो सभी अब अपने रूम में आ जाते हैं। तो वहीं अब अनिका रोहित से कहती है मैं सोने के लिए जा रही हूँ मिस्टर मारवा। ये सुनते ही अब रोहित कहता है हाँ अनिका, चलो मैं भी तुम्हें थोड़ी सी मसाज देता हूँ क्योंकि तुम थोड़ी सी थक गई होगी। ये सुनते ही अब अनिका अपने बेड पर बैठ जाती है। तो वहीं रोहित अब अनिका को मसाज देने लगता है। यानी अब रोहित के मसाज से कुछ ही देर में अब सो जाती है क्योंकि अनिका सच में बहुत ही थक चुकी थी। यानिका के सोने के बाद अब रोहित कबर्ड से अपने कपड़ों को निकाल कर चेंज करने के लिए चला जाता है। कुछ देर के बाद जब वो चेंज करने के बाद आता है तो वो अब अपने रूम से बाहर निकलकर सीधा ही टेरेस की तरफ जाने लगता है। इधर पेरिस के पास उस गाँव में नताशा भी अक्षय वर्मा से कहती है क्या तुम आज मेरे लिए कुछ खरीद सकते हो। अब नताशा की ये बात सुनते ही अक्षय वर्मा कहता है तुम कहो तो मैं तुम्हें एक बार तुम मुझे कहो तो सही कि तुम्हें क्या चाहिए कि अक्षय तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। ये सुनते ही अब नताशा कहती है मुझे और कुछ नहीं, मुझे मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर चाहिए। क्या तुम मेरे लिए, मेरा मतलब है कि आयशा के नाम पर उन शेयर को परचेज कर सकते हो। अब ये सुनते ही अब अक्षय वर्मा कहता है नहीं आयशा, तुम्हें पता नहीं है कि 6 साल पहले मैंने यही करने की कोशिश की थी और मिस्टर किंग ने मेरा बहुत ही बड़ा उस समय नुकसान कर दिया था, इसलिए सॉरी, ये सब तो अभी मैं नहीं कर सकता हूँ। अब अक्षय की ये बात सुनते ही अब नताशा कहती है अच्छा फिर ठीक है, तो फिर ऐसा करो सिर्फ 5% शेयर ही खरीद लो। अब नताशा की ये बात सुनते ही अक्षय वर्मा कहता है 5 क्यों, मैं ऐसा करता हूँ 10% शेयर तुम्हारे नाम पर खरीद लूंगा। और वैसे भी मुझे अपनी उस गलती की भी तो भरपाई करनी है। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तो मैं उस समय तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन आज पहली बार तुमने अपनी लाइफ में मुझसे कुछ मांगा है और वो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। वैसे आयशा, मेरा फ़ोन कहाँ पर है। अब अक्षय की इस बात पर नताशा कहती है फ़ोन की क्या ज़रूरत है। इस बात पर अब अक्षय वर्मा कहता है मैडम, मुझे अपने असिस्टेंट को तो फ़ोन करना ही होगा ना, तभी तो मैं उन शेयर को खरीद पाऊंगा। अब अक्षय की ये बात सुनते ही अब नताशा कहती है मेरा लैपटॉप है ना, तुम अपने असिस्टेंट को ईमेल कर दो। अब नताशा की ये बात सुनते ही अक्षय वर्मा कहता है ठीक है, आपका हुक्म शिरागो पर। वैसे लैपटॉप कहाँ पर है आपका। इस बात पर अब नताशा कहती है मैं भी लेकर आती हूँ। और ये कहते हुए ही नताशा दूसरे रूम में चली जाती है और अब वो वहाँ पर अपने लैपटॉप को ओपन करती है। लैपटॉप को ओपन करने के बाद वो अब अक्षय वर्मा को उस लैपटॉप को देते हुए कहती है लो, इसमें अब आप अपना काम कर लो। अब नताशा की ये बात सुनते ही अब अक्षय वर्मा कहता है ठीक है। उस लैपटॉप को लेकर अब वो यहाँ पर अपने काम में लग जाता है। तो वही नताशा अब कहती है तुम यहाँ पर अभी अपना काम करो, मैं भी बस तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आती हूँ, और हाँ, मैं कुछ खाने के लिए भी लेकर आती हूँ, और हाँ, तुम यहाँ से अभी के लिए कहीं भी मत जाना। ये सुनते ही अक्षय वर्मा कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट करूँगा। इधर इतना कहने के बाद नताशा भी अब अपने फेस को कवर करती है और अब वो वहाँ से बाहर निकल कर चली जाती है। जैसे ही नताशा वहां से बाहर निकलती है तो अब वहां पर वो उस जगह को बाहर से उसके दरवाजे को बंद कर देती है और जैसे ही अब वो अपने कपड़ों को अब अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए जाने लगती है तो उसकी आंखों के सामने 2 लोग इसी तरफ ही आ रहे थे। उन दोनों को देखकर अब नताशा वहां पर अब एक पेड़ के पीछे छिपने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज आती है इसका कोई भी फायदा नहीं है, चुपचाप सामने आ जाओ क्योंकि तुम अब नहीं छिप सकती हो, हमने तुम्हें देख लिया है। उस आवाज को सुनते ही अब नताशा उस आदमी के सामने आकर अब अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेती है क्योंकि अब नताशा के सामने इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। तो वो अब उसके सामने खड़ा शख्स बस अब नताशा को ही देख रहा था। इधर इंडिया में मनाली में आज एनी स्वाति मल्होत्रा बनकर उस पुराने गुलेरिया हाउस में आ जाती है और वह जैसे अब वहां पर अंदर आती है तो उसके सामने यहाँ पर चिराग और अब्दुल दोनों ही थे। एनी को वहां पर देखकर अब चिराग कहता है तुम यहाँ पर
क्या कर रही हो, तुम्हें कुछ काम था क्या? अब इस बात पर हनी कहती है ये तो मेरा ही घर है ना। इस बात पर अब चिराग जोगी कहता है आप इस घर की मालकिन हैं, आप अपने रूम में जाइए। और हाँ, वैसे भी हम काफ़ी दिन से यहीं पर ही हैं और इस घर को रहने लायक हम लोगों ने बना दिया है। ये सुनते ही अब एनी रूम में चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर जगजीवन हॉस्पिटल में भूमिका और जॉन दोनों ही यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट के पास आ जाते हैं, क्योंकि अब तक वो इस हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे या भूमिका पेशेंट बनकर आई थी। तो वहीं जॉन यहाँ पर भूमिका का साथ देने के लिए यहाँ पर इस हॉस्पिटल के अंदर आया हुआ था। यहाँ आने के बाद अब वो भूमिका से कहता है आपको लगता है कि आपका प्लान क्या यहाँ पर वर्क करेगा मैडम? अब जॉन की इस बात पर भूमिका कहती है हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा प्लान अब की बार वर्क करेगा। तुम इसके बारे में टेंशन मत लो, अब की बार कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाली है।